नमस्कार बच्चों। पढ़ाई तेजी से चल रही है, एग्जाम भी आने वाला है 19th, अब कोई बहुत दूर है नहीं। ऐसे में क्या चाहिए? ऐसे में हमें थोड़ा सा ये गाइडेंस चाहिए कि भाई हमारे पास टाइम कम है, इस कम टाइम में हम कैसे 70 आउट ऑफ 70 लाने का एम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Where there is a will, there is a way, right? तो बिल्कुल आपको विल पावर अपना पूरा यूज करना है कि नहीं मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। दिमाग में ये डालो, रोज सुबह उठो और अपने अंदर ये डालो कि यस आई कैन डू इट, तभी ये दिमाग में आएगा। और आपके अंदर आ तो गया कि हाँ यस आई कैन डू इट, बट हाउ? तो हाउ का आंसर मैं लेके आई हूँ आपके सामने यहाँ पे आज, कि हम कैसे 70 आउट ऑफ 70 जो है वो स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। तो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए 1 बाय 1 देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका हमें एक बार के लिए थियरी का यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। देखो आपका जो यूनिट 6 रिप्रोडक्शन है वो है 16 मार्क्स का, अच्छा खासा वेटेज रखता है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो दूसरा यूनिट है 7th वाला, इट इज द मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर। देख ही सकते हो आप 20 नंबर ये होल्ड करता है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो यूनिट है ये 12 मार्क्स का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का है। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाला जो यूनिट है वो, इकोलॉजी और एनवायरमेंट तो खैर हट ही गया है, इकोलॉजी वाला जो यूनिट है वो आपका 10 नंबर का है। तो ये हो जाता है टोटल आपका 70। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यानी सबसे ज्यादा फोकस हमें ये और ये यूनिट्स पे करने हैं। ऑफ कोर्स ये तो समझ में बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये भी कोई बहुत कम नहीं है, तो फोकस तो सब पे करना है। बट हाँ ज्यादा वेटेज है तो एक बार के लिए हमें अगर कुछ भी नहीं बैठता तो इन पे तो मतलब एक्स्ट्रा आई रखना पड़ेगा, हॉक आई रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गए आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर आपके 3 घंटे का है पूरा, नो डाउट। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा रहने वाला है। तो देखो डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आपका यानी कि फैक्चुअल जो रिटन पार्ट है जो बुक में है और सीधा सीधा जो पूछ देते हैं वो वाले जो है वो आपका 50% रहेगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हल्का ट्विस्ट कर लेंगे। और एप्लीकेशन और नॉलेज या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा ये यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ट्विस्टेड होंगे, सीधा नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन 30% रहेंगे आपके, ठीक है। और ये है आपका केस बेस्ड जैसा, जहां पे आपको सिचुएशंस दे दी जाएंगी और आपको एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का मतलब क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 20% वेटेज रखेगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट वाइज जैसे कि आपका जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, इसमें 3 चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी करिकुलम से ही ये आपका फिलहाल लिखा है, जो आपका बोर्ड का करिकुलम है ना सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां से मैंने इसको उठाया है। नई एनसीईआरटी में ऑब्वियसली ये चैप्टर 1 है, तो अभी कंफ्यूज ये सब मत सोचना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट 6 रिप्रोडक्शन है इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जिस पे फोकस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जिसमें ये 2 चैप्टर तो बिल्कुल मतलब बहुत आपको फोकस करना है। ये वाला फिर भी ऐसा चैप्टर है जहां पर अगर कुछ ना भी हो तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा कम ही, ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज्यादा बैठते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो एक दिमाग में है कि हाँ हम कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, तो यानी फुल फोकस आपको इन 2 पे रखना है। इसको ऑफ कोर्स जो फैक्ट्स वाले हैं वो एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि डेटा थोड़ी ना आप बदल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाला जो यूनिट है, ये तो अल्टीमेट है भाई, 20 नंबर का तो ये पूरा यूनिट है। लेकिन ये मत डिवाइड करना कि 20 नंबर है तो ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, नो, ओवरऑल किसी से भी मतलब ये पूरा 20 आ सकता है, जिसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑफ कोर्स यही 2 जो है जो मेजर चंक ऑफ द यूनिट रखता है वेटेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने के पूरे चांसेस होते हैं, और चैप्टर भी मतलब अच्छा खासा टफ है, तो इन 2 पे एक्स्ट्रा फोकस रखना आप, ठीक है। और एवोल्यूशन थोड़ा सा वापस ऐसा चैप्टर है जहां पर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, खुद से थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टूड। तो ऑफ कोर्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो इसकी है वो तो है, अब जैसे कि जो कितने साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो अब वो 10,000 साल है तो है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऑफ कोर्स पढ़ के ही जानी है, कोई डाउट नहीं है बच्चों। लेकिन हाँ
थोड़ा सा रिलैक्स्ड आप इस चैप्टर पे रह सकते हो। इन दोनों में कोई चांस नहीं है भैया रिलैक्सेशन का, मैं खुल के बोल रही हूँ। देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, अब ये आपका 12 नंबर का चैप्टर है, तो 6 मत कर देना, ठीक है। ये आपका मेजर चंक रखता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ये वाला तो बहुत इजी सा चैप्टर है, ये पूरा ही रटने का चैप्टर है माइक्रोब्स वाला, तो कि किस माइक्रोब से क्या प्रोडक्ट आया। मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस है वो मैं भी बताऊंगी, तो ये इजी सा है, मेजर चंक ह्यूमन हेल्थ पे रहेगा, तो इस पे ज्यादा फोकस रखना आप। इस बार सैंपल में भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। बायोटेक्नोलॉजी, ये यूनिट जो है ये भी 12 नंबर का है, तो 6 में डिवाइड नहीं करना, कहीं से भी आ सकता है 12 नंबर, इसमें से 10 ये 2 ये कुछ भी हो सकता है, फाइन। अच्छा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा टफ भी है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये एक ऐसा यूनिट है जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है 12th में, तो इसीलिए थोड़ा सा इशू यहाँ ये फेस करते हैं, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स को ध्यान से आपको करना ही है। एप्लीकेशन वाला फिर भी थोड़ा इजी सा है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा हुआ है, तो अप्लाई करना हमारे लिए इजी हो जाता है, फाइन। तो ये वाला यूनिट 12 नंबर का है, और लास्ट का आपका इकोलॉजी का यूनिट है जो 10 नंबर का है। तो ये वाला यूनिट तो काफी इजी है, लेकिन बहुत ट्रिकी है। ये मत सोचना कि इजी है ये तो कर लेंगे, नो, डोंट डू दैट। बहुत घुमावदार क्वेश्चंस यहाँ से बिठा देंगे वो, समझ रहे हो, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, कि भाई एक जंगल में प्रेडेटर हटा दिया तो अब डियर का क्या होगा, टाइगर्स हटा दिए तो डियर का क्या होगा, पॉपुलेशन का कौन सा ग्रोथ कर्व फॉलो करेंगे, तो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, सीधा थोड़ी हुआ ये। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बैठ जाएंगे बच्चों। तो 3 चैप्टर्स हैं आपके, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म पार्ट तो कट ही गया है, सिर्फ पॉपुलेशन करना है। इकोसिस्टम जो चैप्टर है, इसमें से भी आपके जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह ये तो हट ही गया है, ठीक है। ओनली द पिरामिड्स तक आपको पढ़ना है, और फूड चेन, फूड वेब थोड़ा सा इजी गोइंग है, लेकिन जैसे वो जो डिकम्पोजिशन वाला पैराग्राफ है आप उसको उठाओ, उसमें लिखा है काइटिन और लिग्निन जो है वो बहुत ज़्यादा डिलेड डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि काइटिन और लिग्निन जो है वो थोड़ा टफ मटेरियल होता है। तो घुमा के क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे कि देयर इज अ पर्टिकुलर हीप ऑफ गार्बेज विच कंटेन मोर ऑफ सेल्यूलोस and the other heap contain more of lignin, which one would decompose easily, ऐसे करके घुमा के पूछेंगे, तब आपको सोचना पड़ेगा, हाँ लिग्निन थोड़ा टफ होता है, वो नहीं ऐसा। तो इस तरह से क्वेश्चन बैठेंगे, ऐसे सीधा नहीं पूछेंगे, तो सीधे तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना इतना, ओके। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है इसमें भी मतलब फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, फैक्चुअल है, पूरा डेटा है, अच्छे खासे डेटास दिए हुए हैं। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 10 नंबर का है, तो ये पूरा हो गया आपका यूनिट। अब इन यूनिट्स को आगे हम कैसे डील करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो पेपर पैटर्न है आपका, जो क्वेश्चन पेपर में, वो है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए कौन सा वाला है, एमसीक्यूज का सेक्शन है, और इसमें आपके 16 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क का है, तो ये 16 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन हो जाता है, ओके। अच्छा, अब इसमें आपके मतलब जो क्वेश्चंस है वो सारा, इसमें 12 तो एमसीक्यूज ही हैं प्रॉपर, और 4 जो है वो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे। तो आपको बहुत ध्यान देना है बच्चों। एक फैक्ट मैं बताती हूँ कि ये जो 16 नंबर है ना, ये क्या बोलूँ मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि यहाँ पर जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनका नुकसान एमसीक्यूज की वजह से होता है, लेकिन जो बच्चे मतलब ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं और अच्छा नहीं कर पाते, उनके भी मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज की वजह से आ जाते हैं। सो बेसिकली द वंस हु आर नॉट वेरी गुड एट स्टडीज आर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज, एंड द वंस हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे लूज बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। क्यों ऐसा? तो एमसीक्यू होने की वजह से अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगी बट हाँ जो फैक्ट है वो ये है कि या तो 1 नंबर आएगा या 1 नंबर जाएगा अगर गलत ऑप्शन ले लिया तो। अब पहले क्या होता था कि 1 नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर होता था तो बच्चा कुछ भी लिख देता है, अगर थोड़ा सा भी रेलेवेंट होता था तो हाफ नंबर मिल जाते थे। अब यहाँ हाफ की वो गुंजाइश ही खत्म। मान लो किसी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का वेरी शॉर्ट आंसर में उसने कुछ भी लिख दिया और उसका हाफ नंबर खाली वहां कटा, रेस्ट पूरा जो पेपर है उसमें फुल उसने ले आया, तो 69.5 अल्टीमेटली राउंड ऑफ होके 70 हो ही जाता था।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये होगा कि या अगर किसी भी तरीके से किसी भी रीजन से आपने एक भी गलत कर दिया, मोस्टली असर्शन रीजन में बच्चों की गलतियां होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कभी कभार क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो एक भी यहाँ गया तो 70 में से 70 आने के चांसेस जो है वो अपने आप वो हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस रखना जब आप पेपर करेंगे तो, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने खुद ने जब चेक किए थे कॉपीज तो यही देखा था कि बहुत अच्छे बच्चे थे, एकदम 65 अबव बहुतों के आए, लेकिन 70 नहीं पहुंच पाया कोई भी बच्चा लास्ट टाइम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे गड़बड़ कर जाते थे। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और 70 एम कर रहे हो, 70 एम कर रहे हो, तो अपने एमसीक्यू वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करना। बहुत जब तक श्योर ना हो जाओ तब तक पढ़ना बार बार क्वेश्चन को कि कहना क्या चाह रहा है, कोई ट्विस्ट तो नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज में ट्रिकी क्वेश्चंस ही देंगे वो। अब ट्रिक कैसे किया, अब जैसे एक आपने देखा होगा, एक आपका वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले जो चैप्टर है, उसमें जो वो उन्होंने जीनोमिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था, उससे जो उन्होंने इन्फर किया था, वो क्या किया था कि देयर आर 3164.7 मिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में, ठीक है। ट्रिक क्या कर दिया था बोर्ड ने एक बार एमसीक्यू में, ये सब कुछ सेम रखा था, बेस पेयर की जगह बस उन्होंने बेसिस कर दिया था, और बच्चों को क्या लगा, करेक्ट है ये। ऐसे ट्रिक करेंगे। तो इसीलिए ये वाला जो सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार रीड करना, ऐसी छोटी 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 वो लोग ट्रिक्स करेंगे। सो रीड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, और इस सेक्शन में मेक श्योर कोई भी गलती ना हो, अंडरस्टूड। क्योंकि ये अगर पूरा का पूरा 16 का 16 आपका सही आ गया ना, तो फिर आगे आप क्या करते हैं, आगे तो क्या लिखना होता है, तो रेलेवेंट कुछ भी लिख देते हैं, तो वो इतना ग्रामर है, इतनी इंग्लिश नहीं देखते, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं, अंडरस्टूड। तो इसलिए सेफ रहते हैं थोड़ा वहां पे, अंडरस्टूड। कुछ भी मान लो हमने वहां पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी है, तो ग्रामेटिकल एरर, छोटी मोटी स्पेलिंग एरर्स भी स्किप हो जाती हैं। यहाँ क्या करोगे, यहाँ एक जाएगा तो जाएगा ही। इसीलिए हैंडल एमसीक्यूज वेरी केयरफुली, मतलब ये वाला सेक्शन पे आपका स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर यू हैव अ स्पेशल फोकस ऑन सेक्शन ए, ठीक है बच्चों। अगर यहां से 16 आउट ऑफ 16 ले आए तो बहुत ही बढ़िया। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चंस कितने हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि यूनिट जो है वो, सॉरी ये सेक्शन जो है वो 10 नंबर का सेक्शन है, तो 5 क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत ज़्यादा रामायण मत लिखना, या तो इसमें आपको 4 वर्ड्स वाले होंगे, 4 वर्ड्स एज इन लेबलिंग से 4 वर्ड्स लिखवा लेंगे, डायग्राम दे दिया, लेबल कर लो भाई 4, ऐसा हो गया। या फिर आइडेंटिफाई करवा दिया, जैसे कि आपके माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में जो 4 माइक्रोब्स है वो दे दिया और बोल दिया भाई इनकी चारों की प्रोडक्ट्स लिखो, तो ऐसे करके 4 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर बेसिक एक्सप्लेनेशन, बेसिक ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी रहेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। 3 to 4 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन करके रख देना। मेन वो 4 की पॉइंट्स या 2 मेन की पॉइंट्स वो ढूंढेंगे, ठीक है। अगर छोटे इस तरह वाले होंगे, छोटे वाले, तो 4 की पॉइंट्स ढूंढेंगे, और मेजर है जैसे डेफिनेशन हो गया, तो डेफिनेशन है तो पूरा का पूरा वो डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऐसा है, तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों मिला के एक हो गया, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस बैठेंगे, तो 2 मार्क्स है। केयरफुली वाइजली हैंडल करना, बहुत लंबा मत लिख लेना, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, हालांकि यहाँ इतना नहीं होगा बट ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन, अब ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज सेक्शन सी, जो कि 3 मार्क्स का सेक्शन है, और इसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं 7। तो ये अब आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो 21 मार्क्स के हो जाते हैं, ओके। तो इसमें 7 क्वेश्चंस और 7 वेरीड क्वेश्चंस होंगे। एक तो फॉर श्योर यहाँ पर डायग्राम बेस्ड रहेगा ही रहेगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन आपको डायग्राम बेस्ड यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, या तो बनाने को आएगा या लेबलिंग आएगा, लेकिन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन तो एक रहेगा ही रहेगा, ये मान के चलो। एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बैठेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो होंगे वो आपको एक्सप्लेनेटरी रहेगा ना, एक्सप्लेन करना रहेगा प्रॉपर कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 मार्क में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, और यही वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा वो ट्रिक करेंगे, टफ करेंगे, और यही आपका डिसाइड कर देगा कि आपका क्या रहने वाला है स्कोर। अंडरस्टूड? तो इस सेक्शन को उस एंगल से ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बार बार पढ़ना, ठीक है। सो 21 मार्क्स का ये यूनिट है जहां पर डायग्राम बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड ये सारे रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन डी, दैट इज केस बेस्ड। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, इसको ध्यान से देखना। केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कितने होंगे? 2 हैं, 2 क्वेश्चंस होंगे इनटू 4 मार्क्स ईच। तो ये पूरा जो सेक्शन है वो 8 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसका मैं आपको बाइफर्केशन समझा देती हूँ। जैसे कि ये स्टार्ट होगा क्वेश्चन 29 से, ओके, और क्वेश्चन 29 में 3 पार्ट्स करेंगे। एक हो गया ए, बी और सी, और मान लो कि वो हो सकता है और ऑप्शन दे दे, और एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे दिया, और यही इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन 30 ए, बी और सी। अब क्या होगा, बच्चा क्या कर लेता है, ये और देखता है ना, तो वो क्या करता है, ये तीनों ही छोड़ देता है और सिर्फ ये वाला जो है ना इसको करके आ जाता है। ऐसा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ये मत करना। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, और ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको इतना डिटेल में। तो आपको क्या करना है, अगर वो यहाँ पर भी और के बाद वापस एक सी लगा दे तो क्लैरिटी है कि अपने को दोनों सी में से कोई एक करना है, लेकिन पेपर में एक बार नहीं था, तो बच्चा क्या करेगा, ये तीनों समझेगा एक पार्ट है, और ये और के बाद जो क्वेश्चन है उसको अकेले को एक पार्ट समझ लेगा। तो इन तीनों और इस एक में ऑब्वियसली एक वाला ऑप्ट करेगा। तो ये मत करना, जहां पर भी और है तो उसके भी, जैसे ए और उसके बाद में यहाँ बी है, और ऑप्शन के बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, तो ए वाले में यानी कि चूज करना है, बाकी बी और सी दोनों अटेम्प्ट करने हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो ये केस बेस्ड को प्लीज बहुत ध्यान से देख के करना भाई। एक तो केस बेस्ड है, सिचुएशन ऑलरेडी आपके सामने रहेगी, ग्राफ रहेगा। जैसे इस बार केस बेस्ड में इन्होंने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हैं उस वाली यूनिट से इन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चन लिया है। तो हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ से केस बेस्ड लिया है तो वहीं से आ जाए, यू नेवर नो। सैंपल में तो यही है, बट बोर्ड है भाई, वो एग्जैक्ट सैंपल दे दे ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप तो सिचुएशन चलो जो भी दे दे, वो आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। हो सकता है 1 1 + 2 का उनका डिवीजन रहेगा, ये 4 नंबर, ठीक है। मतलब ए वाला 1 मार्क्स का, बी वाला 1 मार्क्स का और सी वाला 2 मार्क्स का, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं जनरली। तो आपको उसी हिसाब से आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ओके। तो 3 क्वेश्चंस मोस्टली अटेम्प्ट करना, या तो टोटल 4 ही दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल का जो पैटर्न है वो यही कहता है कि 3 ही क्वेश्चंस हैं और इन तीनों में से कोई एक में चॉइस रहेगा, लेकिन हर केस बेस्ड में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो केस बेस्ड 8 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन वैसे, लेकिन इनके जो सब पार्ट हैं, सब पार्ट में 3-3 ईच सब पार्ट्स रहेंगे। उन तीनों सब पार्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि उनमें चॉइस रहेगा एक सब पार्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको? तो ये ध्यान रखना सेक्शन डी, जो कि आजकल नया इंट्रोड्यूस हुआ है और थोड़ा सा ओपन एंडेड भी रहता है। जहाँ पे केस बेस्ड है तो बच्चा कुछ भी मतलब आइडिया रहता है। मतलब वैसे सेक्शन थोड़ा सा ठीक है, मतलब मॉडरेट है, बच्चों के लिए ओके है, बस ये है कि हैंडल ठीक से कर लेना। नेक्स्ट आते हैं आपका सेक्शन ई में। ये है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 हैं, ओके, और 3 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि ये 15 मार्क्स का पूरा सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, चॉइसेस की मैं बात बता देती हूँ, अभी मुझे याद आ गया। तो चॉइसेस जो हैं आपको, जो इसमें है, इसमें 1 क्वेश्चन विल हैव द चॉइस। 2 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा, ठीक है।
3 मार्क्स वाले में भी 1 क्वेश्चन जो है वो चॉइस वाला रहेगा। ओके, और केस बेस में चॉइस का मैंने समझा ही दिया। और जो सेक्शन ई है यहां पर ऑल थ्री क्वेश्चंस जो है वो चॉइस वाले रहेंगे। तो आपको कोई एक ही करना है, लेकिन इतने इलैबोरेट होते हैं और आजकल सीधा सीधा एक्सप्लेन वो नहीं पूछते हैं। एक कोई जैसे ट्रांसक्रिप्शन है तो उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ देंगे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बैक्टीरिया में क्या करता है, यूकैरियोट्स में क्या करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक, ऐसे करके 5 वो सब पार्ट्स बना सकते हैं, या 3 ही सब पार्ट बना दे 2-1 का, या 1-1 के 5 कर दे, ऐसे करके वो सब पार्ट्स, लेकिन सब में आपके और ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये वाला तो है ही। और इसमें मैं फॉर श्योर बता दूं, फॉर श्योर मैं लिख ही देती हूं कि एक क्वेश्चन तो यूनिट 6 से रहेगा, मतलब कि रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से आपको एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 7 से रहेगा, जेनेटिक्स। ये 2 तो लिख लो, मतलब मार्क माय वर्ड्स, ये कहीं नहीं जाने वाला। एक 5 नंबर का क्वेश्चन जेनेटिक्स वाली यूनिट से आएगा, एक रिप्रोडक्शन से आएगा। बाकी जो तीसरा है वो हर साल चेंज होता है। जैसे इस साल का सैंपल जो है वो ह्यूमन हेल्थ से 5 नंबर का आया है, उसके पहले बायोटेक्नोलॉजी से था, उसके पहले इकोलॉजी से था। तो ये तीसरा वाला जो है यहाँ पे जगलिंग चलती है, तो कोई तीनों में से कोई भी एक यूनिट से पूछ सकते हैं। लेकिन 5 नंबर में 2 क्वेश्चन तो रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स से ही होगा, और वो भी जैसे रिप्रोडक्शन में एक तो फ्लावर वाले से हो सकता है और दूसरा ह्यूमन का होगा, चॉइस रहता है ना दोनों में। और जेनेटिक्स वाले में एक प्रिंसिपल्स और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस, ये रहेगा। ये मतलब मैं तो फॉर श्योर हूँ भाई, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, देख लो आप। और तीसरे में जगल रहेगा, इस बार बायो ह्यूमन हेल्थ से है सैंपल के अंदर, बाकी बोर्ड पेपर में कौन सा रहेगा देख लेंगे। तो ये तो पूरा पेपर पैटर्न है जिसको आपको कैसे हैंडल करना है ये मैंने समझाया। अब जो बेसिक ट्रिक्स हैं वो भी देख लो फटाफट। सबसे पहले आपको अगर स्कोर करना है सो होल्ड ऑन एनसीईआरटी। सबसे पहला आपको अपनी एनसीईआरटी पे पकड़ बनानी है, मतलब एनसीईआरटी को अपने मुट्ठी में रखो तभी कुछ कर पाओगे। और स्पेशली फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं मोस्टली फैक्ट्स पे, तो इसीलिए एनसीईआरटी पे होल्ड रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, राइट इन पॉइंट्स, कीप योर आंसर्स क्लियर। ठीक है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। ठीक है, रिप्रेजेंट योर आंसर्स बाय फ्लो चार्ट, डायग्राम्स। ओके, तो ये कुछ की स्ट्रैटेजीज हैं जो रखना आप। एनसीईआरटी तो है ही, एक तो पॉइंट्स में लिखना, क्लैरिटी रखना। ओके, देखो 32 पेजेस का आपका पूरा वो आंसर शीट होता है, 32 पेजेस। और क्वेश्चन टोटल कितने हैं पेपर में? आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन है, ये तो मुझे आपको खैर उसी टाइम बता देना चाहिए। सो पेपर जो है सेक्शन ए, जैसे मैंने कहा, तो टोटल क्वेश्चन जो होता है आपके, टोटल क्वेश्चन पेपर में 33 हैं। ओके, तो 33 क्वेश्चंस हैं। और आपकी आंसर शीट कितनी बच्चों? आपकी आंसर शीट जो है उसमें 32 पेजेस हैं। एमसीक्यू 16 हो गए, तो 16 एमसीक्यूज एक ही पेज पे आ जाएगा, नहीं हद मार के 2 पेज पे आ जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास 30 पेजेस अभी भी बचे हैं। और क्वेश्चंस कितने करने हैं? क्वेश्चंस आपको सिर्फ 17 करने हैं अभी। ठीक है, तो 17, तो पर क्वेश्चन 1 पेज 2 पेज भी लोगे तो आपके पास एम्पल पेज है, 2 मार्क्स में ज्यादा लिखना है नहीं। तो इसीलिए मतलब अपने पास शीट बहुत है अच्छा खासा, तो अच्छे से स्पेस लेके लिखना। पर क्वेश्चन 1 तो कर दो, तो ज्यादा बेहतर नहीं, मत करना इतना। 3 मार्क और 5 मार्क के लिए पर क्वेश्चन 1 और 2 पेज कर लेना। 2 मार्क्स वाले तो 2 पेज में निपट सकते हैं, हद मार के 3 पेज में निपट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पेज, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लैरिटी चाहिए। जितना आप इवेल्युएटर जो चेक करेगा ना आंसर शीट, जितना उसके लिए चीजें आप क्लियर रखोगे, आराम से रखोगे, उतना बेहतर रहेगा। ओके, अटेम्प्ट
एक और याद आया कि आप अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस प्लीज मेंटेन करना, नहीं तो चिढ़ जाते हैं इवैल्यूएटर की, एक यहाँ लिख रखा है एक वहाँ लिख रखा है, तो फिर वो चेकिंग में जब इरिटेशन आ जाता है ना तो फिर आपके असर तो आ ही जाता है फिर, तो ये मत करना, ठीक है। पॉइंट्स में लिखना, आंसर्स बिल्कुल क्लियर रखना है, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, मतलब मेक द इवैल्यूएटर लुक व्हाट यू वांट द इवैल्यूएटर टू लुक, ठीक है। मतलब इवैल्यूएटर को जो आप दिखाना चाहते हो वो एकदम करो। तो इसीलिए मैं कह रही थी ना कि 3, 5, 2 मार्क्स इनमें क्या एक्सप्लेनेटरी रहता है, हम की पॉइंट्स अंडरलाइन कर देते हैं तो जो ग्रामेटिकल एरर हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, वो स्किप हो ही जाती हैं, तो उतना नंबर वंबर कटने के चांस नहीं होते। मेन जो आपसे पूछा गया है, जैसे आपसे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पूछ लिया, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पूछ लिया, तो उसमें की पॉइंट्स क्या आएंगे, एक आएगा स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स का रिमूवल आएगा, ये वर्ड होना जरूरी है। कैपिंग है तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, तो वो ये कीवर्ड्स आने जरूरी हैं। टेलिंग है, टेलिंग में पॉलीएडिनाइलेशन, तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तो ये नहीं रहेगा आंसर में तो नंबर कटेगा, तो ये अंडरलाइन कर दो, तो बाकी लैंग्वेज इतना कोई नहीं ध्यान देगा। ओके, सो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया। आंसर्स को बिल्कुल जितना हो सके पॉइंट्स में लिखना, नहीं तो अगर जैसे ऊजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस आपको एक्सप्लेन करना है तो फ्लो चार्ट वे में एक्सप्लेन कर दो, तो क्लैरिटी रहती है, ठीक है। और उसके साथ साथ सपोर्टिंग डायग्राम डाल दो, ना भी पूछा है तो भी एक रफ सा सपोर्टिंग डायग्राम भी डाल दोगे, तो मान लो इधर की पॉइंट की वर्ड कोई छूट भी गया लेकिन डायग्राम में लेबल कर रखा होगा अगर वो चीज, तो भी आपको एडवांटेज मिल सकता है। ओके, तो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करें, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस, क्योंकि मैंने कहा आपको सीक्वेंस नहीं रखोगे ना तो चिढ़ जाते हैं फिर। उसके बाद में एक और है कि रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, कभी कभार पूछते क्या है और हम लिख के क्या आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग टाइम जो है शुरू के 15 मिनट्स, उसको खासा यूटिलाइज करना है, बार बार जितना पढ़ोगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना क्लियर होगा, उतना हमें पता होगा आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सारी की पॉइंट्स जो हैं वो पेपर अटेम्प्ट के लिए मैंने आपको समझा दिए हैं, प्लीज फॉलो करना इन चीजों को। और एक और मुझे गुरु मंत्र देना है, दे दूं क्या? दे देती हूँ दे देती हूँ, ठीक है। क्या करना, एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में अगर आपको लग रहा है कि आप ए और बी में कंफ्यूज्ड हो, दोनों लिख के आ जाना, ठीक है। कंसिडर वही होगा जो सही होगा, ये कर लेना। ओके, ये नॉटी टिप है, ठीक है। तो नॉटी टिप में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेन ये जो एक्चुअल है जो आपको नंबर दिलाएगा उन टिप्स को ज़्यादा फॉलो करना, ठीक है। और ये जो मैंने बताया है ऐसा शायद ही कोई बताए, इसीलिए प्लीज़ पूरा अच्छे से समझो मैंने जो कहा है, और बस जुड़ जाओ कि हमें अब बायो में 70 आउट ऑफ 70 लाना ही है। सो फॉलो द टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड एंड स्कोर कंप्लीट 70 आउट ऑफ योर बायोलॉजी, ठीक है। तो यही करना है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।